कोलकाता में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट से गैंगरेप मामले के तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था, जबकि एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई थी। देखिए, बताया कि आरोपियों ने उसे 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, गैंगरेप किया, गैंगरेप का वीडियो बनाया, किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी, भागने की कोशिश करने पर हॉकी स्टिक से मारा। सामने जो घर दिखाई दे रहा है या जो रूम दिखाई दे रहा है, यूनियन रूम, इसके अंदर ही गैंग रेप का अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है इस मामले में तीनों आरोपी पीड़ित छात्रा को पहले से जानते थे, जो गिरफ्तारी और कोर्ट में पेश होने के बाद अब पुलिस की कस्टडी में। पहला मनोजीत मिश्रा लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है और वकील है। इसे कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में अस्थायी नियुक्ति दी गई थी। दूसरा जैब अहमद है, जो कि लॉ कॉलेज का छात्र है, और तीसरा प्रमित मुखर्जी, ये भी लॉ कॉलेज का छात्र है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद सभी के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। वहीं कोर्ट से पुलिस को कस्टडी मिलने के बाद संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ से इस मामले में तमाम खुलासे हो सकते हैं। वहीं शुक्रवार देर शाम साइंटिफिक टीम भी जांच के लिए लॉ कॉलेज पहुंच गई, जिसने उस रूम की जांच की जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था। और इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भी लिख दिया। उन्होंने वारदात की 3 दिन में विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। देखिए, पीड़िता की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है, मनोजीत मिश्रा पीड़ित छात्रा पर शादी का दबाव डाल रहा था, लेकिन पीड़ित ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसका बॉयफ्रेंड है, जिससे मनोजीत मिश्रा भड़क गया और वो पीड़ित को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगा। यहाँ तक कि उसने पीड़िता के माता पिता को भी झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। हालांकि पीड़िता की शिकायत में लगाए गए इन आरोपों पर मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के वकील की अलग ही दलील है। उसके साथ बहुत दिन से जान पहचान थे, उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, वो लड़की भी थे, उसको लेके कुछ दिन झमेला हुआ है आपस में। इस मामले में अब सियासी तपिश भी बढ़ रही है और उसकी वजह है मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा का सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से कनेक्शन। बताया जा रहा है कि आरोपी मनोजीत मिश्रा टीएमसी की छात्र परिषद यूनिट का अध्यक्ष रहा है। ऐसी कई तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ दिख रहा है। अब इन्हीं तस्वीरों के आश्रय बीजेपी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को घेरने में जुटी है। एक छात्रा का रेप हो गया, मूल आरोपी कौन है? तृणमूल कांग्रेस का नेता। उसका साथ 2 कौन है? वो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता। वहीं तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि आरोपी मनोजीत मिश्रा का 2022 के बाद से टीएमसी से कोई ताल्लुक नहीं, तो तृणमूल कांग्रेस के संग उसका कोई रिश्ता नहीं। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत जारी है। देखिए, और लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के एक बयान ने ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें जो है और भी ज्यादा बढ़ा दी। क्या कुछ कहा है कल्याण बनर्जी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। दरअसल कल्याण बनर्जी से गैंगरेप की वारदात पर सवाल पूछा गया तो वो कुछ ऐसा कह गए जिसे सही तो कतई नहीं ठहराया जा सकता। কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে? কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে। वहीं बीजेपी ने कोलकाता की घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन किया। जब एक मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि रेप हो गया कहीं पे तो छोटी घटना है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, या बोलेंगे कि उसके साथ प्रेम संबंध था जिस लड़की का रेप हुआ है। जब एक चीफ मिनिस्टर अगर कोशिश करेंगे कि रेप की घटनाओं को दबाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स है उनको लगेगा कि सरकार हमारी तो दोस्त है। गैंगरेप की घटना पर बीजेपी ममता सरकार पर चौतरफा हमला कर रही है तो छात्र भी सड़क पर आ गए हैं। और देखिए, गैंगरेप की घटना के विरोध में तमाम छात्र संगठन सड़क पर आ गए, लेकिन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर के लेफ्ट विंग स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर सामने आई है। देखिए, दरअसल लेफ्ट विंग स्टूडेंट यूनियन से जुड़े छात्र हाथ में झंडा बैनर लेकर कोलकाता के कस्बा थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो छात्रों के साथ झड़प हो गई। प्रदर्शन में शामिल तमाम छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया और धक्का मुक्की भी हुई। जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की कार्रवाई में कई छात्र घायल हो गए।
वहीं कई प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। पुलिस का कहना है कि छात्रों ने पुलिस स्टेशन का रास्ता बंद कर दिया है। और आरएसएस के सरकारवा दत्तात्रेय हसबोले के बाद अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने का सुझाव दिया है। अब इस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने का सुझाव दिया। इसे लेकर शिवराज सिंह ने दलील दी है कि ये भावनाएं भारतीय संस्कृति में पहले से ही मौजूद हैं, इसीलिए संविधान में इन शब्दों की कोई खास जरूरत नहीं। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है और इसलिए यहाँ समाजवाद की जरूरत नहीं है। इससे पहले गुरुवार को दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान करते हुए कहा था कि इन्हें आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था और ये कभी भी BR अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान का हिस्सा नहीं थे। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग के नए नोटिफिकेशन पर भी सियासत गरमा गई है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर बड़े और कड़े आरोप लगाए हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पर सियासत गर्म होती दिख रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं और इसे मोदी सरकार की चाल बताया है। ये एक बड़ी साजिश है दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए। और ये नीतीश कुमार जी, मोदी जी मिलकर के गरीबों का नाम हटवाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के नए प्राविधान ऐसे हैं जिन्हें पूरा कर पाना बिहार की गरीब जनता के लिए मुमकिन नहीं है। माता का, पिता का आप जो है डॉक्यूमेंट दीजिए, उनके बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो दीजिए। कहाँ से? बिहार के लोगों के पास है ही नहीं। कांग्रेस ने भी वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है और बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग कठपुतली की तरह, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उस दिन कहा, कठपुतली की तरह मोदी जी के इशारों पर चलता है। और देखिए, ये तो रही बिहार की राजनीति की बात, लेकिन अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के करीब आने से सियासी पारा काफी चढ़ता नजर आ रहा है। भाषा की लड़ाई को लेकर उद्धव और राज ठाकरे 5 जुलाई को मार्च निकालने जा रहे हैं और इसमें उन्हें शरद पवार का भी समर्थन मिल रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई का मुद्दा गर्म हो चुका है, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ 5 जुलाई को मार्च निकालने जा रहे हैं। इस मार्च में ठाकरे ब्रदर्स की ओर से मराठी भाषा का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। हिंदी को लेकर की जा रही सख्ती का विरोध किया जाएगा और ऐसा पहली बार होगा जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मार्च में हिस्सा लेंगे। वहीं MNS और शिवसेना इसे मराठी मानुष का मुद्दा बता रही है। 5 तारखेला मोर्चा करायचं ठरलं, त्याप्रमाणे 5 जुलैला हा मोर्चा होणार आहे आणि महाराष्ट्रातला मराठी माणूस हा एकवट येईल। देशाला जो संदेश जाणं गरजेचं आहे तो जाईल। 2 अलग अलग मोर्चे निकल रहे थे एक ही विषय पर, तो MNS चीफ राज ठाकरे जी ने कल मुझे फ़ोन पर बताया कि भैया ये ठीक नहीं लगता है, विषय एक है हमारा। उद्धव जी ने भी हाँ कहा कि ये बात सही है, हमारे भी कोई इसका अहंकार नहीं कि अलग अलग मोर्चे निकाले। अभी हम दोनों मिलकर, शिवसेना एंड MNS दोनों मिलकर 5 तारीख को इस बारे में हमारा आंदोलन शुरू करेंगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के इस मार्च को शरद पवार ने भी अपना समर्थन दे दिया है, यानी NCP शरद गुट भी अब इस मोर्चे में शामिल होगा। वहीं इस कवायद को महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इटावा के कथावाचक कांड को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है। इस दंगल में एक तरफ सियासी दल है तो वहीं दूसरी तरफ जाति के आधार पर बने ऐसे संगठन जो कि इस मुद्दे को लेकर लॉ एंड ऑर्डर को भी अपने हाथों में ले रहे हैं। विपक्ष सरकार पर कड़े सवाल दाग रहा है तो वहीं सरकार इस मामले में कठोर कार्यवाही के साथ विपक्षी दलों पर सियासत करने का आरोप भी मढ़ रही है। देखिए, इस मामले में अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी
पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की वजह से जातीय संघर्ष हुए। यूपी के सामने पहचान का संकट था। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सत ही नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। और इस पूरे मामले में सियासत तेज तब हुई जब अखिलेश यादव की एंट्री हो गई। उसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मैदान में उतरने के बाद समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, 23 जून को कथावाचकों के साथ मारपीट की गई और उनका सिर मुंडवाया गया। उसी के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में कथावाचकों को सम्मानित किया और इस मामले को लेकर सरकार और बीजेपी को घेरा। यही नहीं, उसके बाद भी अखिलेश यादव ने कई बार इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं। जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के आरोपों पर पलटवार करते हुए जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। कोई दुर्घटना हुई जो गलत की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुला करके जो कथावाचक है उनको यादव बना करके रख दिया। आप जातिवाद फैला रहे हो, आप उसे ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई दे रहे हो। केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव सत्ता के लिए बेचैन हैं। कथावाचक कांड यूपी के इटावा में हुआ। इस पर सियासत लखनऊ से शुरू हुई और 3 दिन के अंदर बिहार तक पहुंच गई। बिहार चुनाव के मौके पर इस मुद्दे को आरजेडी भी तूल देने में जुटी। देखिए, यूपी सरकार में सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने घटना की निंदा की, लेकिन अखिलेश यादव पर निशाना साधने से नहीं चूके। क्यों दान देते हैं? जबरी लेते हैं वो? भाई, आपके जन्म से लेके मरण तक आप उन्हीं के शरण में हो। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने इटावा कथावाचक विवाद की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सभी को जीने का अधिकार है। आज के दिन में अगर ऐसे ही होता रहा तो पिछड़े अलग हो जाएंगे, दलित अलग हो जाएंगे। यूपी से निकलकर जातीय रंग वाला ये मुद्दा चुनावी राज्य बिहार भी पहुंचा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं। और देखिए, इस पूरे मामले में एक और सियासत चल रही है तो वहीं दूसरी ओर जातिगत संगठन भी आमने सामने आ गए। ब्राह्मण महासभा ने कहा है कि कथावाचक छेड़खानी करेंगे तो आक्रोश भड़केगा। तो वहीं यादव महासभा ने कथावाचकों के साथ मारपीट को पिछड़े और दलितों का अपमान बता दिया है और इसको लेकर अब पिछले दिनों प्रदर्शन भी किया था। देखिए, कथावाचकों से मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर तुरंत जेल भेज दिया था। लेकिन इस मामले में अब कथावाचकों की भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कथावाचकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। कथावाचकों पर धोखा देने और पहचान छिपाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। एफआईआर में दोनों कथावाचक मुकुटमणि और संत यादव का नाम है। एफआईआर में 2 आधार कार्ड रखने का भी जिक्र है। एक आधार कार्ड में कथावाचक का नाम मुक्त सिंह है तो दूसरे आधार कार्ड में मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा हुआ है। लेकिन कथावाचक मुकुटमणि के दोनों आधार कार्ड का नंबर एक ही है। वो पहले बुद्ध कथा कह रहा था, सनातन से हट चुका था और हट करके बुद्ध कथा कह रहा था, लेकिन वहाँ उसको संतोष नहीं मिला तो वो राम कथा कृष्ण कथा कहने के लिए आया। तो इसलिए नेताओं का ये जो आकलन है, इसकी परीक्षा प्रैक्टिकल हो चुका है। वहाँ शांति नहीं है, शांति भगवान श्री कृष्ण और सनातनी शांति सनातन धर्म में ही है। और कथावाचकों के पक्ष में हुए प्रदर्शन के बाद यूपी पुलिस सतर्क हो गई है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि कोई भी संगठन हंगामा कर ना पाए। देखिए, एसपी क्राइम ब्रांच सुबोध गौतम ने पुलिस बल के साथ गांव जाने वाले मुख्य रास्ते पर पैदल मार्च किया और गांव की सुरक्षा बढ़ा दी। इस दौरान कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी के जवान भी मौजूद थे। इटावा में पिछले दिनों हुए प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कथावाचकों के समर्थन में अहिर रेजिमेंट संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। वहाँ कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं
इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और ओडिशा के पुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के दौरान बलभद्र जी का रथ खींचा जा रहा था और इसी दौरान भारी भीड़ होने से कुछ लोगों का दम घुटने लगा। इसके बाद तकरीबन 500 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ लोग घायल हैं। देखिए, पुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के दौरान बलभद्र जी का रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची थी। इसके लिए हजारों श्रद्धालु एक जगह इकट्ठा हुए और इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। भारी भीड़ की वजह से कुछ लोगों को दम घुटने जैसी दिक्कतें पेश आने लगी। कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद रथ यात्रा में एम्बुलेंस का शोर सुनाई देने लगा और यात्रा को रोक दिया गया। भारी भीड़ की वजह से करीब 500 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इन सभी श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारी संख्या में मरीजों के अस्पताल पहुंचने से वहां भी हड़कंप मच गया। मरीजों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि भक्तों को मामूली परेशानी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रायतः आपनकर वीकनेस है, हाइपरटेंशन है, हाइपोग्लाइसेमिया, ये सब साधारण इंजुरी है, मुंड फाटिला कि गोड़ हाथ मक्सा मक्सी है, साधारणतः यही पेशेंट। दरअसल गर्मी और उमस के बीच भारी भीड़ के जुटने से हालात खराब हुए, जिसकी वजह से कई लोगों को मामूली दिक्कतें पेश आई। हालांकि गनीमत रही कि वक्त पर सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और गुजरात के अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा के दौरान गजराज गुस्से में दिखे और अचानक बेकाबू भी हो गए। हाथी के बेकाबू होते ही वहां अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। महावतों ने हाथियों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर के बाद, बहुत मशक्कत के बाद हाथी काबू में आया। देखिए, आगे आगे हाथी और पीछे पीछे महावत और दोनों ओर लोगों की भीड़ खड़ी थी। काफी शोर के बीच जब हाथी बेकाबू हुआ तो लोग काफी डर गए। हाथी को संभालने के लिए एक नहीं बल्कि 2 महावत पीछे पीछे दौड़े। दोनों महावत लोगों को किनारे हटने के लिए कह रहे थे और हाथी को मनाने की कोशिश भी। पुलिस भी सीटी बजाकर लोगों को सावधान करती दिखी। कुछ दूरी तक हाथी के पीछे पीछे महावत दौड़ते रहे और आखिरकार दोनों ने हाथी को रोक लिया। और हाथी के बेकाबू होने से अहमदाबाद में रथ यात्रा तकरीबन 10 मिनट से ज्यादा देरी तक रुकी रही। लोग डर गए थे, भगदड़ की स्थिति बन गई थी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हाथी बेकाबू आखिर हुए क्यों? इसकी वजह सामने आई। देखिए, डीजे की तेज आवाज भगदड़ की वजह बनी। इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। सड़क किनारे भीड़ खड़ी थी, उसी बीच से एक गाड़ी आ रही थी और उसके पीछे पीछे हाथी को बेकाबू होता देख ड्राइवर ने गाड़ी को किनारे कर लिया और हाथी भागते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन भगदड़ की शुरुआत इस गाड़ी की वजह से बताई जा रही है। इस गाड़ी में डीजे बज रहा था और इसके ठीक पीछे कई हाथी थे। शोरगुल ज्यादा हुआ तो इस गाड़ी के किनारे से होकर हाथी भागने लगा। हाथी आगे आगे भाग रहा था और पीछे पीछे कई लोग दौड़ रहे थे और इस घटना को घरों की बालकनी और छतों से लोग अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। हाथी के बेकाबू होने की एक और वजह इस वीडियो में देखिए। गाड़ी के पीछे चल रहा हाथी चिंगाड़ रहा था। हाथी के पैरों में जंजीर बंधी हुई थी और भागने से पहले कुछ महावत रस्सी लेकर उसे काबू करने की कोशिश में थे। वहीं रथ यात्रा को मैनेज करने वाले कार्यकर्ता सड़क किनारे खड़े लोगों को दूर हटा रहे थे। इस बीच हाथी एक झटके के साथ महावतों के घेरे से निकलकर भागने लगा। और रथ यात्रा के दौरान सिर्फ एक हाथी बेकाबू नहीं हुआ, कई हाथियां रास्ता बदलकर गली में चली गई। आपको बता दें, इसकी वजह से माहौल और डरावना हो गया। इस भगदड़ में 2 से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। अहमदाबाद की रथ यात्रा में कई हाथी शामिल थे, लेकिन उनमें से 3 हाथी बेकाबू हो गए। खाड़िया के पास एक चौराहे पर जब ये तीनों हाथी बेकाबू हुए तो अफरा तफरी मच गई। इन तीनों पर कोई सवार नहीं था, सिर्फ चौथे हाथी की पीठ पर एक लड़का बैठा हुआ था। महावत तीनों को यात्रा में शामिल कराने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन हाथी अपने महावतों की बात मानने को तैयार नहीं थे और तीनों ने अपना रास्ता बदलकर एक गली में घुस गए। जैसे ही हाथी गली में दाखिल हुए, महावतों की हवाइयां उड़ गई। हाथियों को संभालने और मनाने के लिए वो पीछे पीछे भागे, लेकिन हाथियों ने किसी की बात नहीं मानी। काफी मशक्कत के बाद महावतों ने हाथियों को काबू में किया और बेकाबू हाथियों को दूसरे रास्ते से ले गए। रथ यात्रा के रूट पर सुरक्षा के चलते डीजे बंद कराए गए और तीनों हाथियों को रथ यात्रा से हटा दिया गया। लेकिन इस अफरा तफरी में कई लोग हाथियों की चपेट में आ गए। एक महावत किसी तरह हाथी की पीठ पर से कूदकर अपनी जान बचाता नजर आया। कुछ लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन हाथियों की चपेट में आकर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।
जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और जो हाथी बेकाबू होकर गली में घुस गए, उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो कैसे लोगों को रौंदते हुए रथ यात्रा से भाग रहे थे। देखिए। बेकाबू 3 हाथियों की इन तस्वीरों को देखिए। महावत उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस लोगों को मौके से हटाने में जुटी थी। इसी बीच तीनों हाथी बैरिकेडिंग की ओर बढ़े, जिधर बड़ी संख्या में लोग जमा थे। जब तक पुलिस वाले लोगों को हाथियों के रास्ते से हटाते, तब तक तीनों हाथी लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गए। हाथियों की चपेट में आकर कुछ लोग बैरिकेडिंग के पास गिर गए, तो वहीं एक व्यक्ति स्कूटी पर जा गिरा। स्कूटी पर गिरा व्यक्ति उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आगे जाकर फिर गिर गया। जब हाथी गली में चले गए तो वो उठकर वहां से भाग निकला और महावत हाथियों के पीछे पीछे गली में जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद हाथी शांत हो गए। उसके बाद लोगों की जान में जान आई। दिल्ली के शहादरा इलाके में गीता कॉलोनी के पास रानी गार्डन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां 19 साल के युवक यश की सरेआम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है यश की चाकू घोंपकर हत्या की गई है। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में हमलावरों की पहचान अमान और रेहान के तौर पर की है। दोनों की तलाश की जा रही है और लगातार आपने देखा कई दिनों से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दिल्ली में बढ़ती नजर आ रही है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर आपको दे दे जो कि दिल्ली के शहादरा के गीता कॉलोनी के पास रानी गार्डन के इलाके में हुआ है। आपको बता दें 19 साल के एक युवक यश की सरेआम हत्या का मामला सामने आ गया है और यश की चाकू घोंपकर हत्या की गई है। इसमें दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में हमलावरों की जो पहचान है वो अमान नाम के और रेहान नाम के तौर पर आरोपी के रूप में की है। यहाँ गीता कॉलोनी एरिया में अभी थोड़ी देर पहले 8 बजे के आसपास एक मर्डर हुआ है। मरने वाले का नाम यश है। यश की उम्र 19-20 साल है, तकरीबन 19-20 साल के आसपास है। और इसको जिसने मारा है उसका नाम अभी जो हमारे सामने आ रहा है उसका नाम अमान है और एक लड़के का नाम और आ रहा है जिसका नाम रेहान है। इन दोनों ने मिलकर इसको बैक में चाकू मारा है, लोअर बैक में, जिसकी वजह से यश की मौत है। अम्बेडकर पार्क के पास वहाँ पर लड़के की फैक्ट्री थी उसकी, दूसरे लड़के की। वो जो लड़की गुल्लो थी उसने लक्की के साथ वो उस फैक्ट्री में थी। मेरा यश आया, ईद वाले दिन की बात है। ईद वाले दिन मेरे यश ने फैक्ट्री में उसमें गया क्योंकि उसके यार दोस्त वहाँ रहते थे वो, और मैं भी वहीं पर रहती थी। मेरा यश वहाँ पर गया, उसको टॉयलेट आया, उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो अंदर उस लड़की को पाया और उस लड़के को पाया जिसका नाम लक्की है। और उसकी बहनों ने मेरे घर पर आके यहाँ पर धमकी दी कि मैं तुम्हारे लड़के को मरवा दूंगी, और मेरे लड़के को मरवा दिया। मुझे तो इंसाफ चाहिए, मेरा निर्दोष बच्चा मारा गया है। चीजें कब हुई थी, किस दिन पे हुई थी? ये कल की बात है, 8 से 8:30 बजे तक के बीच की बात है। मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता क्योंकि मैं जॉब पर थी, पर मैं चाहती मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। वो नाबालिग बच्चा बचना नहीं चाहिए। वो 5 मर्डर कर चुका है रे भाई, 5 मर्डर कर चुका है। ऐसे कब तक किस किस लोगों का करेगा? वो बच्चा कह के छूट जाएगा लेकिन सबकी माँ के बच्चों को मारेगा वो। ईद के समय धमकी दी गई तो आपने किसी से शिकायत की पुलिस के समय? ईद के टाइम तो मेरे यश ने उसको दूसरी लड़के के साथ देखा था। उसके बाद वो घर पर यहाँ पर आई, उससे पैसे मांगती थी और ये सारी बात उसके पूरे परिवार वालों को पता थी। पूरे परिवार वालों को पता थी और लड़की मेरे लड़के से प्यार करती थी, कहती थी मैं तेरे से शादी कर लूँगी, पर उसके परिवार वाले नहीं माने। उसके परिवार वालों ने मेरे यहाँ पर आके धमकी दी मेरे हस्बैंड के घर पर कि तुम्हारे लड़के को मरवा देंगे, और मेरे लड़के को मरवा दिया। लड़की के परिवार वाले कहाँ रहते हैं? लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम गुल्लो है, उसकी एक बहन का नाम साहिबा है, एक बहन का नाम उसका मुन्नी नाम है। यश और गुल्लो दोस्त थे? यश और गुल्लो दोस्त थे। हो गया उनको काफी टाइम, 1-1.5 साल हो गया। मृत यश की मां को सुन रहे थे, तमाम तरह के आरोप वो लगा रही हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। शहादरा में युवक की हत्या के साथ साथ राजधानी दिल्ली शुक्रवार को 3 कत्ल की वारदात से दहल गई। नंदनगरी में रिक्शे वाले पर जानलेवा हमला हुआ है। रोहिणी में भी एक व्यक्ति का चाकू मारकर मर्डर किया गया है। देखिए। शुक्रवार को 3 वारदात से दिल्ली थर्रा उठी। तस्वीरें शहादरा इलाके की हैं।
जहां गीता कॉलोनी में 19 साल के यश नाम के युवक की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। हमलावरों की पहचान अमान और रेहान के तौर पर हुई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसको जिसने मारा है उसका नाम अभी जो हमारे सामने आ रहा है उसका नाम अमान है और एक लड़के का नाम और आ रहा है जिसका नाम रेहान है। इन दोनों ने मिलकर इसको बैक में चाकू मारा है। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में रिक्शा चालक को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने उसकी महिला साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की थार गाड़ी से रिक्शा टच हो गया था, जिसके बाद उसने रिक्शा चालक को गोली मार दी थी और उसके बाद मौके से फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही इससे थार गाड़ी, पिस्टल भी बरामद कर ली है। और वहीं दिल्ली का बवाना इलाका सुबह तकरीबन 8 बजे गोलियों की आवाज से तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यहां मॉर्निंग वॉक पर निकले दीपक नाम के युवक की बाइक सवार से बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए, बताया जा रहा है कि दीपक अपने माता पिता और बेटी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकला था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। दीपक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक गोली दीपक की बेटी के हाथ में लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को इस मामले में गैंगवॉर का शक है। बताया जा रहा है कि बदमाशों का निशाना बना दीपक गैंगस्टर मंजीत महाल का भांजा है। हालांकि दीपक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, वो ट्रेडिंग के पेशे में था। पुलिस को शक है दीपक की हत्या विदेश में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान के इशारे पर की गई। पुलिस के मुताबिक मंजीत महाल और कपिल सांगवान के बीच पुरानी दुश्मनी है। कुछ दिन पहले ही मंजीत महाल के करीबी प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार दलाल की हत्या में भी कपिल सांगवान का हाथ सामने होने की बात आई थी। और कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वो महज 42 साल की थी। शेफाली के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर देखने को मिल रही है। देखिए, कांटा लगा गाने से सुर्खियों में आई और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रही शेफाली जरीवाला का हार्ट अटैक की वजह से बीती रात निधन हो गया। वो महज 42 साल की थी। शेफाली के पति और एक्टर पराग त्यागी उन्हें तुरंत लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेफाली जरीवाला की मौत की खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर दिख रही है। जानकारी के मुताबिक शेफाली जरीवाला के पति पराग उन्हें लेकर कूपर अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर वो उनके निधन के बाद कार में बेहद दुखी नजर आए। सिंगर राहुल वैद्य ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की फोटो लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रेस्ट इन पीस शेफाली, आप हमें बहुत जल्दी छोड़कर चली गई। सिंगर मीका सिंह ने भी सोशल मीडिया पर शेफाली जरीवाला को श्रद्धांजलि दी है। मैं बहुत शॉक्ड और दुखी हूँ। हमारी प्यारी स्टार और एक अच्छी दोस्त हमें छोड़कर चली गई। शेफाली जरीवाला मनोरंजन जगत का जाना पहचाना चेहरा थी, जिनके हार्ट अटैक से अचानक हुए निधन की वजह से लोग हैरान भी हो रहे हैं और दुखी भी। और जोधपुर में मानसून की बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई है। जगह जगह जलभराव से हालात अस्त व्यस्त नजर आते हैं। कुछ ही देर की बारिश में सड़कें पानी से लबालब नजर आती हैं। देखिए, मानसून की दस्तक के साथ ही राजस्थान के जोधपुर में हालात खराब होते दिख रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से जोधपुर में हालात पानी पानी दिखे। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, सड़कें पानी के नीचे गायब हो गईं और इसकी वजह से लोगों को कहीं आने जाने में दिक्कतें पेश आईं। बारिश के बीच एक बच्चे की मस्ती करने की तस्वीर भी सामने आई है, जो सड़क पर भरे पानी के बीच पुलिस बैरिकेडिंग पर स्लाइड करता दिख रहा है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद यहाँ किस तरह से जल भराव के हालात पैदा हो गए। वहीं बारिश के बाद एक बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके बाद बिजली के खंभे पर आतिशबाजी जैसा नजारा देखने को मिला। बताने की जरूरत नहीं है कि अगर बिजली का तार टूटकर पानी में गिर जाता तो इससे कई लोगों की जिंदगी पर संकट भी मंडरा सकता था। जोधपुर का कोना कोना पानी से सराबोर है। कई जगहों पर जलभराव से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घुटने भर जमा पानी के बीच चलते फिरते दिख रहे हैं। वहीं भारी बारिश की वजह से सड़कों और गलियों में सन्नाटा पसरा दिख रहा है। और राजस्थान के जैसलमेर में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब नजर आते हैं। सड़कों पर जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, तो वहीं अस्पताल के भीतर पानी दाखिल होने से मरीज में परेशानी नजर आया। देखिए, मूसलाधार बारिश का असर जैसलमेर के लोगों पर साफ दिखा। सड़कों को थोड़ी ही देर में बारिश के पानी ने अपने आगोश में ले लिया। भारी बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लोग घुटने भर पानी के बीच चलते दिखे। जैसलमेर के हर हिस्से में हालात पानी पानी दिखे। घर, दुकान से लेकर मंदिर तक पर पानी ने कब्जा कर लिया। कई सारे लोग बारिश से बचने की कोशिश करते दिखे, लेकिन तेज बारिश ने देखते ही देखते पूरे शहर पर ऐसा कहर बरपाया कि हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। सबसे ज्यादा खराब हालात जैसलमेर के अस्पताल में दिखे।
बाहर खड़ी एम्बुलेंस हो या फिर मरीजों के लिए बनाया गया वार्ड, हर जगह जलभराव से मुश्किल बढ़ी हुई दिखी। जिन वार्ड में मरीजों का इलाज होता है वहां पर पानी ने कब्जा कर लिया। अस्पताल से बारिश का पानी निकालने के लिए कर्मचारी भी मशक्कत करते दिखे। जलभराव की वजह से मरीजों की मुश्किल बढ़ गई, जिन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। बताने की जरूरत नहीं है कि मानसून की पहली बारिश में ही जैसलमेर में हड़कंप मच गया, जहां जलभराव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना दिखाई दिया। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के दौरान लगातार ये बारिश जारी है और साथ ही राजधानी भोपाल में भारी बारिश ने पूरे शहर का हाल बेहाल कर दिया है। कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि लोगों का कहीं आना जाना दुभर हो गया है। भोपाल का अल्पना तिराहा इलाका पूरी तरह से पानी में डूबा नजर आ रहा है। हर तरफ पानी ने कब्जा जमा लिया है। इस इलाके में स्थित ज्यादातर रेस्टोरेंट में पानी घुस गया। कुछ रेस्टोरेंट में तो कमर तक पानी जमा हो गया। सर कम से कम इतना पानी भर गया था, पूरा पानी हो गया था। होटल में कस्टमर जा नहीं पाते हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने नालों की सफाई वक्त पर नहीं कराई और इसी वजह से भोपाल में हालात खराब होते दिख रहे हैं। यही वजह है कि इस इलाके में स्थित कई रेस्टोरेंट के बेसमेंट में करीब 3 फीट तक पानी जमा हो गया। यहाँ तक कि लोगों के लिए ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लगाई गई लिफ्ट में भी पानी भर गया। आप देख सकते हैं ये होटल का लिफ्ट है, लिफ्ट का ये एरिया है। देखिए यहाँ पर ये काम चल रहा है, किस तरीके से कितना गहरा ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है। भोपाल रेलवे स्टेशन के आसपास और निचली बस्तियों में पानी इकट्ठा होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में प्रशासन जागा और नगर निगम के कर्मचारी मोटर के जरिए इलाके से पानी निकालते दिखाई दिए, लेकिन भोपाल में कुछ देर की बारिश ने ही नगर निगम के पोल खोलकर रख दी। और बारिश के बाद से जलभराव से गुजरात का सूरत बेहाल नजर आता है, जहां सड़कें पानी के बीच गुम हो गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भी थोड़ी ही देर की बारिश के बाद हालत अस्त व्यस्त नजर आता है। देखिए, सूरत में कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि शहर की सड़कों ने मानो जल समाधि ले ली। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। पानी इतना ज्यादा था कि सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो आधी डूब गईं। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया। जहां तक नजर गई वहां तक बाढ़ के मटमैले पानी की चादर नजर आई। मानसून की पहली बारिश से स्मार्ट सिटी की सूरत ऐसी बदली कि सड़कें मानो दरिया में तब्दील हो गई हों। प्रशासन के मुताबिक हजारों लोग इस जल प्रलय से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि सूरत के रिहायशी इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों के घर डूब गए। कुछ लोग तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर गए। वहीं एमपी के इंदौर में भी कुछ देर की बारिश के बाद हालात खराब दिखे। सब्जी मंडी में तेज बारिश के बाद हड़कंप मच गया। थोड़ी देर की बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया। लोग घुटनों भर पानी के बीच चलते दिखे तो सब्जी मंडी में दुकानदारों की सब्जियां भी पानी में बह गईं, जिससे कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। उत्तराखंड में कई जगहों से पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई। साथ ही केदारनाथ से भी पहाड़ खिसकने और दहशत से भर देने वाले वीडियोस भी सामने आए हैं। आपको बता दें, यहाँ बाढ़ और बारिश के बाद पहाड़ के पत्थर तेजी से लोगों की तरफ गिरते नजर आए। देखिए, और इस वीडियो ने लोगों को दहशत से भर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा तेजी से लोगों की तरफ गिरता दिखा। जब पहाड़ टूटा तब वहां बड़ी संख्या में केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु मौजूद थे, जो पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर अपनी तरफ आता देख पूरी तरह सहम गए। इसके बाद तो वहां चीख पुकार ही मच गई। श्रद्धालु जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। वहीं 28 सेकंड का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का मलबा सड़क पर खड़ी गाड़ियों के पास गिरता दिखा और ये भयावह मंजर देखकर तो पर्यटकों की सांसें अटक गई। कई बार तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ से बरस रहे पत्थर गाड़ी को चकनाचूर कर देंगे। गनीमत रही कि जहां गाड़ियां खड़ी थी वहां तक पहाड़ का मलबा नहीं पहुंचा। अगर पहाड़ का एक भी बड़ा पत्थर इन गाड़ियों के ऊपर गिरता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग के मनु कुटिया में लैंडस्लाइड से एक बार फिर से केदारनाथ जाने वाला जो रास्ता है वो बंद पड़ गया है। देखिए, और रास्ता बंद पड़ जाने की वजह से तो कई श्रद्धालु वहां फंस गए। कई महिला श्रद्धालु भी बाबा केदार के दर्शन करके लौट रही थी, जो रास्ता बंद हो जाने की वजह से पहाड़ों पर फंस गई। इसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए और पहाड़ियों में फंसी महिला श्रद्धालुओं को वहां से सुरक्षित निकाला।
जो श्रद्धालु बुरी तरह डर गए थे, उन्हें तो रेस्क्यू में जुटे जवान अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ी रास्ते को पार कराते दिखे। इस दौरान युवाओं का ग्रुप भी वहां फंस गया था, जिसका एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। तब जाकर युवाओं ने राहत की सांस ली। अगर आप सही कहते हैं तो सच में कसम से आपने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। एनडीआरएफ नहीं जा रहा है, हमने मनु कुटिया में फिलहाल रास्ते से मलबा हटा दिया गया है। रास्ता साफ होने के बाद सोनप्रयाग के रास्ते श्रद्धालुओं को केदारनाथ भेजा जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। वहां बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक बाढ़ आ गई। इसके बाद बरसाती नदियां और नाले उफान पर आ गए। देखिए, क्योंकि वहां बादल फटने से इतनी जबरदस्त तबाही मची कि नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इस वजह से कई घर बाढ़ की चपेट में आ गए, क्योंकि नदी नालों ने डरावना रूप ले लिया। इस वजह से जो घर नदी किनारे बने थे, उनके नीचे की मिट्टी खिसकने लगी और घरों के गिरने का खतरा मंडराने लगा। बाढ़ का विकराल रूप इतना भयंकर था, जिसे देखकर आसपास रह रहे लोगों की सांसें अटक गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे घर किसी भी पल पानी में समा सकता था। इस खौफनाक मंजर को देखकर लोगों में कोहराम मच गया। कुल्लू में बादल फटने के बाद ऐसा हाहाकार मचा कि लकड़ी का बना पुल भी बाढ़ की मार को झेल नहीं सका और टूट गया, जिसके बाद पुल के ऊपर से आवागमन ठप पड़ गया और पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही तो मची, लेकिन इससे वन माफिया की पोल भी खुल गई, क्योंकि बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में बेशकीमती लकड़ियां पानी में बहती नजर आई। देखिए, लाइफ फ्लड। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि कुल्लू के जंगलों में पुष्पा बनकर पेड़ कौन काट रहा है। जैसे जैसे बाढ़ में बहती लकड़ियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौड़ ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए वन माफिया की सक्रियता का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री से तत्काल जांच की मांग की है। मुझे लगता है कि ये गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो सख्त कार्रवाई करें और जांच बिठाएं कि कौन लोग हैं जो जिम्मेवार है। बता दें कि मंडी के पंडो डैम में सैकड़ों टन लकड़ियां बहकर आ गई हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को किसने काटा है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। और बादल फटने से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के साथ साथ धर्मशाला में भी हाहाकार मच गया। बादल फटने की वजह से धर्मशाला में चल रहे हाइड्रो पावर प्लांट के कई मजदूर बह गए। उसमें लापता 2 लोगों को ढूंढने के लिए वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि वहां के बरसाती नाले में इतनी तेज रफ्तार में पानी आया कि सामने आने वाली बड़ी से बड़ी गाड़ी को तिनके की तरह बहा ले गया। 2 दिन पहले आए फ्लैश फ्लड का असर अब भी दिखाई दिया। वहां के बरसाती नाले में अगले दिन भी बर्बादी नजर आई। क्रेन जैसी भारी भरकम गाड़ियां तो नालों में तिनके की तरह पड़ी दिखी। नीचे आप देखेंगे तो कितनी बड़ी मशीन जो है उस सैलाब में बह के आई है। अंदाज़ा हम उस पानी की ताकत का लगा सकते हैं जो बुधवार को बादल फटने की वजह से सैलाब जो है इस खड्ड में आया था और तबाही जो है हुई है। 5 लोगों की मौत हुई है। जिस वक्त धर्मशाला में फ्लैश फ्लड आया, वहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कई मजदूर काम कर रहे थे जो बह गए। इसमें 5 लोगों के शव बरामद किए गए। 3 लोग अभी भी लापता हैं। और फ्लैश फ्लड में बहे मजदूरों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। मलबे को हटाकर लापता मजदूरों की तलाशी की जा रही है। तो वहीं जिन लोगों के अपने फ्लैश फ्लड में बह गए, उनका बुरा हाल है। और धर्मशाला में जहां पर यह पावर प्रोजेक्ट है, वहां पर मची तबाही के बीच एनडीआरएफ के जवान लापता लोगों को तलाश करते दिखे। वहीं लापता मजदूरों के रिश्तेदार भी खुद अपनों की तलाश में पहुंचे। तो अभी आप लोगों की प्रशासन से कोई बात हो रही है? क्या कर रहे हैं ढूंढने के लिए? क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कुछ बताया हुआ? लगी हैं, कल से हम उनके साथ ही है, देख रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है हमारे सामने हो रही है। तबाही किस कदर मची है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। एक और भारी भरकम क्रेन फ्लैश फ्लड में बहकर आ गई। वहीं पानी वाला एक टैंकर भी मलबे में फंसा नजर आया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे पर दुख जताया और लोगों से बरसाती नदी और नालों से दूर रहने की अपील की, क्योंकि बुधवार को आए फ्लैश फ्लड के बाद भी बरसाती नदी नाले उफान पर हैं।
और यूपी में मेरठ पुलिस ने नकली करेंसी से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसका सरगना कोई और नहीं बल्कि खुद गाजियाबाद पुलिस का सिपाही निकला। देखिए। पुलिस लंबे समय से नकली नोट के इस गिरोह की तलाश में थी। जब ये गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा तो इस गिरोह का सरगना इमरान नाम का व्यक्ति निकला, जो गाजियाबाद पुलिस में सिपाही है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 अभी फरार हैं। टेबल पर दिख रहे 500 और 200 के नोट पुलिस ने इसी गैंग के पास से बरामद किए। ये लोग गड्डी के ऊपर और नीचे असली नोट लगाते थे, बीच में सभी नोट नकली होते थे। पुलिस ने ठगों के पास से 500 रुपए के नोट की 18 गड्डी और 200 के नोट की 19 गड्डी बरामद की है, जिसमें हर गड्डी के ऊपर और नीचे असली थे, लेकिन बीच के सभी नोट नकली थे। इसके अलावा पुलिस ने एक ब्रेजा कार, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक पिस्टल लाइटर भी बरामद किया है।